लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बोरा जब रो रही थी तो सोयूक उसे संभालता है, फिर उसे अपने साथ वहाँ से लेकर आ जाता है। उसे पीने के लिए कुछ देता है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फ़ील हो, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी खराब थी। लेकिन वो तो फिर से रोने लग जाती है। ये देखकर सोयूक कहता है कि अब तुम दोबारा क्यों रो रही हो? तुमने कहा था कि तुम अब से खुद को और भी ज़्यादा प्यार करोगी। तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो? दुनिया यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है और तुम अकेले नहीं हो जो प्यार में थी जिसे धोखा मिला। तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो रही हो। उसे डाँटने लगता है कि तुम्हें क्या टेंशन चाहिए? खुद को सँभालो भी। तो वो कहने लगती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? किसे फ़र्क पड़ता है कि मैं रोऊँ या फिर कुछ भी करूँ? वो कुछ सुन ही नहीं रही थी, तो सुईक उसे घर ड्रॉप कर देता है और कहता है कि अब तुम सीधे जाकर सो जाना और कल डॉक्टर के पास चले जाना। तब वो भी चुपचाप से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे उल्टी आने लगती है, तो वो जल्दी से बाथरूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर देती है। उसकी आवाज़ सुनकर भूमि भी रूम से बाहर आती है। वहाँ सुईक घर पहुँचता है, तब भी वो बोरा के बारे में ही सोचकर परेशान हो रहा था। यहाँ भूमि देखती है कि बोरा काफ़ी देर से बाथरूम से बाहर ही नहीं आई, तो वो बोरा को आवाज़ देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो डोर को खोलने की कोशिश करती है, पर डोर लॉक था। वो तो डर ही जाती है, फटाफट से चाबियां ढूंढकर डोर खोल देती है, तो देखती है कि बोरा बाथटब में थी और साथ में खून भी पड़ा हुआ था। वो घबरा जाती है, लेकिन बोरा को ठीक देखकर वो राहत की सांस लेती है और उसे गले लगा देती है। वो तो रोने ही लग जाती है, कहती है कि ये सब क्या था? मुझे लगा तुमने अपने साथ कुछ कर लिया है। तो बोरा कहती है कि ये तो वाइन थी, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या लगा मैंने अपनी नस काट ली? मैं क्यों मरूंगी? मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए रो मत। लेकिन वो तो रोए ही जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगती है कि तुम्हारे पास मैं हूँ, मॉम डैड हैं, इसलिए तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना। तो बोरा उसे संभालती है और उसे सॉरी भी कहती है, क्योंकि एक बार को उसके मन में ये ख्याल आया था कि वो हमेशा के लिए सो जाए और कभी ना उठे। पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी कब्र पर उदास और नशे में डूबी हुई लिखा रहे। लेकिन फिर जब उसने टब के ग्राउंड को छुआ, तब उसे एहसास हुआ कि वो इस तरह सबको छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए उसे फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा। अगले दिन वो रिफ्रेश होकर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास पहुंचती है, तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तुम शायद आजकल काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग गई हो, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है और ये दवाइयाँ टाइम पर लोगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो तो खुश होने लगती है कि चलो मुझे सर्दी नहीं लगी। फिर सोयो को मैसेज करती है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सब के लिए थैंक्स। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और आगे से अपना ध्यान रखूंगी। इसलिए चलो आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैसेज पढ़कर वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है कि चलो अब वो ठीक है। उधर बोरा देखती है कि जिस प्लांट को उसने इतना कुछ सुनाया था, वो सूखने के बाद भी उसमें नई कली निकल रही थी। उसे देख के वो खुश होती है कि इतनी नफरत झेलने के बाद भी तुम ठीक हो। इसके बाद दोनों बहनें पूरे घर की अच्छे से सफाई करती हैं। बोरा जुआन से जुड़ी सारी चीजें फेंक देती है, उसके साथ की फोटोज, उसने जो भी गिफ्ट्स दिए थे वो सब। और तो और जुआन ने उसे जो ड्रेसेस दी थी वो उन्हें भी फेंकने के लिए रख देती है। तभी भूमि आती है और कहने लगती है कि तुम ये इतनी अच्छी ड्रेसेस फेंक कैसे सकती हो? तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है क्या? लेकिन बोरा तो उन्हें फेंकने को बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ सोयुक उसी रिंग शॉप आया था जहाँ से उसने यूरी के लिए रिंग ली थी। वो रिंग के रिफंड के लिए आया था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। फिर काफ़ी देर तक ऐसे घूमने के बाद वो अंदर चला ही जाता है। कहता है कि मुझे ये रिंग वापस करनी है, क्या मुझे रिफंड मिल सकता है? तो वो कहते हैं कि आप इसे वापस क्यों कर रही हैं? अगर रिंग फिट नहीं आ रही है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो वो बता देता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, उसने मुझे डंप कर दिया है, इसलिए मुझे रिफंड चाहिए। वो लड़की तो चौंक जाती है, लेकिन फिर कहती है कि हम इसे वापस नहीं ले सकते, हमने पहले ही इसे मेंशन किया था। वो जोर देने लगता है कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन वो साफ मना करती है, तो उसे वापस आना पड़ता है। वहाँ ऑफिस में यूरी को देखते हैं, वो एक भारी से पानी की कैन को अकेले लेकर जा रही थी। जब सैंगजिन उसे देखता है तो उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन वो कहती है नहीं मैं कर लूंगी। तो वो स्टाफ से कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं सर, ये मेरा काम है और मैं इसे संभाल लूंगी। तो सैंगजिन वहाँ से अपने केबिन में चला जाता है और फिर जब काम करने लगता है तो उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर जाकर देखता है तो यूरी नीचे गिरी हुई थी, पर उसे कोई चोट नहीं लगी थी। सब लोग वहाँ साफ सफाई करने लग जाते हैं और यूरी को साइड में जाने को बोलते हैं। उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर लंच टाइम में जब सब लंच करने के लिए जाते हैं तो सैंगजिन भी वहाँ पहुँच जाता है, पर उसे वहाँ देखकर कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता। सब अपने फ़ोन में लग जाते हैं, लेकिन वो तो फ़ोन लाना भूल ही गया था, तो फ़ोन लेने के लिए ऑफिस आता है। तब वहाँ पर यूरी को दिखता है, वो अकेले ही वहाँ लंच कर रही थी और तभी ये नोटिस करता है कि पानी की कैन गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े भीग गए हैं। तो वो उसे अपने साथ एक शॉप ले आता है। वो तो मना कर रही थी कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पर वो कहता है कि तुम ऐसे कपड़ों में काम कैसे करोगी, ऐसे सोचोगे तुम यूनिफॉर्म ले रही हो। तब वो अपने लिए एक ड्रेस पसंद कर लेती है और वो तो सच में किसी यूनिफॉर्म के जैसे ही लग रही थी, इसलिए वहाँ एक लड़की उसे स्टाफ समझकर सामान पूछने लगती है। तो सैंजिन उसे वहाँ से ले जाता है। फिर दोनों साथ में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तो यूरी कहती है कि जो भी पहले कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, मैं अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ। तो सैंजिन कहता है कि मुझे पता है तुम अपने काम में ज्यादा मेहनत करना चाहती हो, लेकिन तुम पहले से ही काफी अच्छा काम कर रही हो, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। और फिर पहले के जैसे उसे थम्स अप दिखाता है। तब वो भी उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। फिर उसे फिंगर हार्ट दिखाती है। ये देखकर वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, फिर उसे थैंक यू कहता है और फिर बोलता है कि चलो अब ऑफिस चलते हैं।
ऑफिस आकर यूरी सोयुक को अपनी ड्रेस दिखाने लगती है और कहती है कि ये मुझे सेंग जी ने दिलाए। तो सोयुक तो चौंक जाता है, कहता है कि क्या ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है? तो वो हाँ कहती है। सोयुक को तो गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो एक मेड की ड्रेस लग रही थी। तो वो गुस्से में सेंगजिन के पास जाता है, लेकिन उसने हार्ट बनाया हुआ था। तो पूछता है कि ये क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? सेंगजिन कहता है तुम्हें क्या लगता है ये हार्ट है? आजकल मेरे एम्प्लॉय मुझे इस तरह से अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो वो कहता है कि बॉस एम्प्लॉय के बीच में ऐसा प्यार ठीक नहीं है, मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। लेकिन तुम ये बताओ कि अपने एम्प्लॉय को उसके पोजीशन के हिसाब से यूनिफॉर्म देना क्या सही है? तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? कि इतने में वहाँ पर यूरी आ जाती है। तो उसे देखकर सूर्य कहता है कि तुमने इसे ये कैसे कपड़े पहनाए हैं? लेकिन तब तक वो ये कहती थी कि मैंने इस ड्रेस को खुद ही चुना है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, लेकिन क्या ये मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है? तो सूर्य उन दोनों की तरफ देखने लग जाता है और यूरी से कहता है कि क्या तुम इसकी चापलूसी कर रही हो? सच में मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। लेकिन यूरी मना करने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर वहां से चली जाती है। तब सेंगजिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे? तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया है ना? वो कहता है हाँ मुझे कुछ काम था, बस वही निपटाने गया था। तो सेंगजिन कहता है कि कहीं तुम रिंग का रिफंड लेने तो नहीं गए थे? ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है और चुपचाप से वहां से जाने लगता है। तो वो कहता है कि मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो लगा कि तुम वही जाओगे। तो तुम्हें बता दो कि डायमंड रिंग रिफंडेबल नहीं होती है, तो वहां जाना बेकार है, इसलिए तुम इसे सेकंड हैंड किसी को बेच देना। और उसे यंग रेडिश नाम के एक ऐप के बारे में बताता है जहाँ पर सेकंड हैंड सामान को खरीद और बेच सकते थे। और वहाँ भूमि बोरा के कपड़ों और सामान को फेंकती नहीं, उनकी फोटोज लेकर उसी ऐप पर ऑनलाइन बेचने के लिए अपलोड कर देती है। उधर बोरा भी अपने फैंस के भेजे हुए मैसेज पढ़ रही थी। तो एक ने लिखा था कि मेरे पार्टनर ने भी मुझे धोखा दिया, शादी से जस्ट पहले वो ब्रेकअप करके किसी और के पास चला गया। हमें लगा कि ये सिर्फ हमारे साथ हुआ है, लेकिन जब आपके बारे में पता चला तो हमें और भी बुरा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम जिस सिचुएशन में हैं वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही बहुत से लोगों ने उसे अपने रिलेशनशिप को लेकर मैसेज किया था। उन सबकी कहानी कहीं ना कहीं बोरा के जैसी ही थी। तब बोरा को सूर्य की बात याद आती है कि उसने कहा था कि एक राइटर होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम ऐसे ही कहानी की सैड एंडिंग नहीं कर सकती। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन सब सही होगा, वो आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन तुम तो उनकी उम्मीदों को ही खत्म कर रही हो। बोरा को कहीं ना कहीं उसकी बातें समझ आ जाती है कि वो सच में इन जैसे लोगों के साथ गलत कर रही है जिन्होंने उसे देखकर उम्मीदें बनाई हैं। वहाँ भूमि को उस ऐप से एक कस्टमर मिल गया था और वो उसे बोरा का बैग बेच भी देती है। फिर घर जाने के लिए बस में चढ़ती है तो एक स्टूडेंट के पास पैसे नहीं थे, तो वो उसके बदले पेमेंट कर देती है। तब उसे जिन्हों का ध्यान आता है क्योंकि लास्ट टाइम उसने भी उसके बदले पेमेंट किया था। तभी उसे यंग रेडिश पर एक लड़के का मैसेज आता है एक हुडी के लिए कि क्या ये लड़कों पे भी फिट हो जाएगी। वो कहती है हाँ ये ओवर साइज है तो आ जाएगा। फिर बोरा को देखते हैं वो अपना घर बदल रही थी क्योंकि जिस घर में वो रह रही थी वो रेंट पर था। उसने उससे कभी खरीदा ही नहीं था क्योंकि उसे लगा था कि उसकी तो शादी हो जाएगी और अब उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था। तो नया घर ढूंढने के लिए वो एक ब्रोकर के पास जाती है। फिर वो लोग काफी सारे घर देखते हैं पर उसे कोई पसंद नहीं आता। एक घर थोड़ा सस्ते में मिल रहा था और वो उसे ठीक भी लग रहा था, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर तो किसी का मर्डर हुआ था। ये देखकर तो बोरा फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। फिर लास्ट में उसे एक घर पसंद आता है तो ब्रोकर बताती है कि ये घर किसी और को भी पसंद आया है, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं हुआ है, तो उनका कुछ पक्का नहीं है। बोरा तो उसे मनाने लग जाती है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो आप मेरे लिए कुछ तो कर सकती हो ना। तो वो उसे अपने ऑफिस ले आती है। फिर सूर्य को दिखाया जाता है वो ऑफिस में था, तो उसे बोरा का मैसेज आता है कि क्या तुम अभी फ्री हो। वहाँ भूमि घर पर सफाई कर रही थी तो उसे उसी ऐप वाले लड़के का मैसेज आता है कि क्या हम उस सामान के लिए मिल सकते हैं। तभी उसे बोरा का भी मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है मैं घर पर हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या हो रहा है, कोई अच्छा घर मिला? बोरा कहती है हाँ मिला तो, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने एक घर खरीदा है पर अभी मेरा ऑनलाइन बैंकिंग काम नहीं कर रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए पैसे डिपॉजिट कर सकती हो? वो पूछती है कि तुम अपना कार्ड घर भूल गई क्या, कितने पैसे चाहिए? तो बोरा उसे उसका अकाउंट नंबर वगैरह भेज देती है और 40 मिलियन वॉन भेजने को बोलती है, यानी कि 23 लाख रुपए के करीब। वो भी कहती है कि ठीक है बैंक पहुंचने के बाद कॉल करती हूँ। तो बोरा कहती है कि नहीं मेरा फोन गिर गया था तो स्क्रीन टूट गई है, इसलिए मैसेज कर देना। वो भी कहती है ठीक है। वहीं बोरा यूजुंग को भी मैसेज करती है। फिर दोनों शाम को मिलने का प्लान बनाते हैं और दोनों जिन्हो के बार पहुंचते हैं। तब जिन्हो उन्हें सर्व करता है। बोरा ने तो उसे पहले कभी देखा नहीं था, तो यूजुंग बताती है कि ये हमारा नया पार्ट टाइमर है। बोरा को देखकर वो पहचान जाता है, कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपका रेडियो शो देखा था, आप रियल में भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। बोरा तो खुश होने लगती है। तब यूजुंग कहती है कि तुम नया घर देख रही हो? तो वो कहती है हाँ, मॉम डैड के घर को ठीक करवाने के बाद इवेंट कैंसिल होने की वजह से जो पेनल्टीज भरी, स्पॉन्सर्स को पैसे दिए, उसके बाद मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। पैसों को लेकर मैंने कभी सोचा ही था, ये सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और अब मैं काम भी करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी युजुंग को एक मैसेज आता है। वो तो चौंक ही जाती है। बोरा को मैसेज दिखाते हुए कहती है कि ये क्या है। असल में ये मैसेज बोरा की तरफ से आया था कि क्या तुम बिजी हो, तुमने तो मेरे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। बोरा कहती है कि मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। युजुंग समझ जाती है, कहती है कि इसका मतलब कोई तुम्हारे नाम से स्कैम कर रहा है, यानी कि वो पहले वाला मैसेज भी तुमने नहीं किया था। बोरा कहती है नहीं तो, मैंने तुम्हें आज कोई भी मैसेज नहीं किया। तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक ही जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।